क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हम कर रहे थे व्यावसायिक संगठन के प्रारूप या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पार्ट नंबर 4 पर आते हैं। टॉपिक जो हमारा चला हुआ था वो था साझेदारी या फिर पार्टनरशिप, और इसके हम लाभों पर आएंगे। साझेदारी के लाभ या एडवांटेजेस ऑफ द पार्टनरशिप। इसमें पहला पॉइंट हमारे को दिया गया, स्थापना में सरलता, इजी टू स्टार्ट। साझेदारी बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत आसान होता है। कोई कानूनी कार्रवाई, कोई वैधानिक कार्रवाई इसमें नहीं आती। निर्माण का खर्चा भी इसमें कम आता है। कंपनी को बनाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। सेकंड पॉइंट है संतुलित निर्णय या बैलेंस डिसीजन। यहाँ पर जो भी निर्णय लिया जाता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर हम तुलना कर रहे हैं एकाकी व्यापार या सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ में, क्योंकि वहाँ पर एक ही आदमी होता है, अकेला फैसला लेगा, हो सकता है कुछ गलती हो जाए। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा आदमी हो सकते हैं, 20-30 तक आदमी हो सकते हैं। तो सभी मिलकर आपस में सलाह करके जो फैसला लेंगे, सोच विचार करके फैसला लेंगे, वो अच्छा होगा। थर्ड पॉइंट है अधिक जोखिम के व्यवसायों के लिए उत्तम, बेटर फॉर दोज बिजनेस विच आर मोर रिस्की। यहाँ जोखिम ज़्यादा होता है। एकाकी व्यापार में क्या था, जितना भी हानि होगी, जितना जोखिम होगा, वो सभी एक ही आदमी को सहन करना होगा। यहाँ पर आदमी ज़्यादा होते हैं, इसलिए एकाकी व्यापार के मुकाबले में जोखिम ज़्यादा लोगों में बढ़ जाएगा। नुकसान हुआ है सभी लोगों में बढ़ जाएगा, तो हर एक आदमी के हिस्से में थोड़ा आएगा। रिस्क जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अगर प्रॉफिट है, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, रिस्क जो होगा वो लोगों में बढ़ जाता है, ठीक है, लॉस होगा लोगों में बढ़ जाता है। परंतु रिस्क हमें लेना ही पड़ता है बिज़नेस में, क्योंकि बिज़नेस का एक सामान्य सा असूल है कि जहाँ पर हम ज़्यादा रिस्क लेते हैं वहाँ प्रॉफिट भी हमको ज़्यादा होता है। तो मोर प्रॉफिट एंड बाय द मोर रिस्क। अगला पॉइंट है गोपनीयता, सीक्रेसी। यहाँ पर हमारे को गोपनीयता ज़्यादा मिलती है कंपनियों के मुकाबले में। एकाकी व्यापार में तो एक ही व्यक्ति था, उसको सारे भेद मालूम थे, परंतु यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। पर एक गोपनीयता क्यों हो गई, क्योंकि बड़ी कंपनियाँ जो होती हैं उनको अपने अकाउंट्स जो होते हैं, फाइनल अकाउंट जिसको बोलते हैं, कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, सबको प्रकाशित करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, ऑडिट करवाना होता है। इनके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कुल मिला के हमारे को अकाउंट्स लोगों को दिखाने होते हैं, और यहाँ पर हमें लोगों को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए गोपनीयता यहाँ बनी होती है। कंपनी जो होती है उसमें लाखों आदमी मालिक होते हैं, तो सभी मालिकों को जो चीज़ पता है लाखों आदमी को, वो चीज़ तो गोपनीय नहीं है। यहाँ पर तो साझेदारी में 2 आदमी मालिक होंगे तो केवल 2 आदमियों को पता है, इसलिए वो ज़्यादा गोपनीय है। पाँचों पॉइंट है लोच है फ्लेक्सिबिलिटी। लोच है फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आकार को बढ़ाना या घटाना, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया यदि हम अपने बिजनेस में इंक्रीज़ करना चाहते हैं, डिक्रीज़ करना चाहते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो कोई कानूनी रुकावट नहीं है। जैसे मर्जी हम उसे बढ़ाएं घटाएं, कोई नहीं पूछने वाला। कंपनियों में हम ऐसा नहीं कर सकते। 6 पॉइंट है लोकतंत्रीय संगठन या डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। लोकतंत्र क्या होता है, जहाँ पर सभी व्यक्तियों का राज होता है, सभी व्यक्तियों को जो है अपने हिसाब से अपनी बात कहने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जितने भी मालिक हैं, साझेदार जितने होते हैं, हर एक व्यक्ति को बिजनेस को चलाने का पूरा अधिकार होता है। और जब कोई कार्य यहाँ पर किया जाता है तो हर एक मालिक से पूछ करके किया जाता है, बिना पूछे हम नहीं करते। अगला टॉपिक हमारा साझेदारी की हानियाँ पूछी जाएं, सीमाएं पूछी जाएं, मर्यादाएं पूछी जाएं, डिसएडवांटेजेस लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप पूछी जाएं। सेम पॉइंट्स हमारे आते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा असीमित उत्तरदायित्व से हानि, लॉस बाय द अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो कमी हमारी सबसे पहले यही है इसकी, और सबसे बड़ी कमी यही है कि प्रत्येक साझेदार की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। उसके घर का सामान भी बिक जाता है, इसलिए हमेशा वो चिंतित रहते हैं। सेकंड पॉइंट है पूंजी के सीमित साधन, लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द कैपिटल। यहाँ पर हमने बोला पूंजी के सीमित साधन, मतलब पूंजी पैसा इनके पास बिजनेस में थोड़ा होता है। हम इसकी तुलना कर रहे हैं बड़ी कंपनियों के साथ, जहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए होते हैं, उसके मुकाबले में यहाँ पर पैसा थोड़ा आता है, क्योंकि साझेदारी में तो कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं, 2 आदमी कितना पैसा लगा लेंगे, कंपनी के मुकाबले में तो बहुत कम। तीसरा पॉइंट है आपसी मतभेद व फूट का दुष्परिणाम, इफेक्ट ऑफ द म्यूचुअल डिफरेंसेस। प्रत्येक साझेदार जो है उसको व्यवसाय की गोपनीय बातों का पूरा ज्ञान हर एक मालिक को होता है। तो एक हो सकता है कोई भी आदमी हमारे बिजनेस के गुप्त भेद दूसरे दुकानदार को बता दें, तो क्या होगा, दूसरे लोगों को हमारे बिजनेस के सारे भेद मालूम चल जाएंगे और उससे हमारे को हानि हो जाएगी। तो जब भी कभी कोई मतभेद होगा, फूट होगी, आपस में मालिकों में लड़ाई झगड़ा हो गया, एक मालिक छोड़ के गया, तो वो हमारे बिजनेस के सारे भेद दूसरों को बता देगा, या बिल्कुल हमारी जैसी दुकान हमारे पड़ोस में खोल देगा, तो भी हमारी बिक्री कम हो जाएगी। चौथा पॉइंट है अस्थिरता या इंस्टेबिलिटी।
साझेदारी बिजनेस जो है वो स्थिर नहीं होता, स्टेबल नहीं होता, मतलब इसका पता नहीं होता कब तक चलेगा। जैसे ही किसी मालिक या साझेदार की मृत्यु हो जाती है, कोई मालिक दिवालिया हो जाता है, पागल हो जाता है, या कोई नोटिस देता है कि मैं अलग होना चाहता हूँ, तुरंत साझेदारी बिजनेस समाप्त हो जाता है। इससे ये बिजनेस बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता। पांचवा पॉइंट है हित के हस्तांतरण में कठिनाई, डिफिकल्टी इन द ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। हित के हस्तांतरण का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ द इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए पैसा बिजनेस में लगा दिया है, साझेदारी में लगाया हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं बिज़नेस को छोड़ रहा हूँ पर मैं अपनी जगह किसी और आदमी को मालिक बना दूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा संभव नहीं होता। यदि आप छोड़ के जा रहे हैं तो आप चाहें परंतु आप किसी और को मालिक नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि एक बार पैसा लग गया तो फंस गया, इसलिए लोग साझेदारी में पैसा लगाने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। 6 पॉइंट है देरी से निर्णय या लेट डिसीजंस। किसी भी कार्य को, क्योंकि हमने यहाँ पर साझेदारी में क्या पढ़ा कि जितने भी मालिक होते हैं, कोई डिसीज़न अगर हमने लेना है, कोई फैसला लेना है, तो सबकी परमिशन लेना ज़रूरी होती है। तो जब सभी साझेदारों की परमिशन लेनी है तो उसमें देरी हो जाती है निर्णय लेने में। 7 पॉइंट हमारा है साझेदारों में संघर्ष व मतभेद, कन्फ्लिक्ट इन द एंड द फ्रिक्शंस। साझेदारों के बीच में आपस में मतभेद, लड़ाई झगड़ा, ज़्यादा आदमी होंगे तो लड़ाई झगड़ा तो हो ही जाता है। अगला है साझेदारों के प्रकार या साझेदारों के भेद या काइंड्स ऑफ पार्टनर्स या टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ध्यान में रखना है साझेदारों के भेद या पार्टनर्स की टाइप्स। पार्टनर या साझेदार का मतलब है मालिक, ठीक है। तो मालिक कितने प्रकार के होते हैं, अब वही हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा आता है सक्रिय साझेदार, जिसको एक्टिव पार्टनर कहा जाता है। नाम से ही जिसका क्लियर है, सक्रिय का मतलब है जो कि बिजनेस को चलाने में पूर्णतः क्रियाशील होता है, पूर्णतः एक्टिव होता है, बिजनेस के सारे कामों को ये खुद देख रहा होता है, एक्टिवली ये कार्य करता है। दूसरा पॉइंट है निष्क्रिय साझेदार, जिसे हम स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर बोलते हैं। ऐसा जो साझेदार होता है ये पूंजी लगाता है बिजनेस में, क्योंकि मालिक है तो पैसा देता है, लाभ हानि जो होता है वो भी उसमें भी हिस्सा लेता है, पर संचालन में भाग नहीं लेता। संचालन मतलब बिजनेस को चलाना, बिजनेस के लिए काम कुछ नहीं करता ये, तो इसको निष्क्रिय कह दिया, काम नहीं करता है तो निष्क्रिय हो गया। थर्ड पॉइंट है नाम मात्र का साझेदार या फिर नॉमिनल पार्टनर। अब नाम मात्र का साझेदार, नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? ये फर्म को, अब हम बात जब फर्म की कर रहे हैं तो ये फर्म का क्या होता है, साझेदारी का जो बिज़नेस होता है ना पार्टनरशिप का, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है जब भी हम फर्म शब्द का प्रयोग करेंगे दैट मीन्स पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। तो ये बोला गया फर्म को ये अपना नाम और साख देता है, ये बोलता है कि आप मेरा नाम यूज़ कर लो, मेरी जो इज्जत, मान सम्मान, साख, रेपुटेशन, गुडविल है वो सभी आप यूज़ करो। परंतु ये प्रबंध में कोई अधिकार नहीं होता। हिस्सेदारी मतलब कैसे बिजनेस को चलाना है तो वहाँ पर कोई फैसला नहीं देता, केवल बोलता है मेरा नाम यूज़ कर लो, कोई बात नहीं। तो लोगों की नज़रों में ये साझेदार होता है क्योंकि नाम इसका यूज़ हो रहा है, और लोगों की नज़रों में साझेदार है तो इनका विश्वास करके अगर किसी ने कुछ लोन दे दिया संस्था को, या संस्था को और हानि हो जाती है तो ये बाकी साझेदारों की तरह इसकी लाइबिलिटी, इसका दायित्व भी असीमित हो जाता है। अगला हमारा है गत्या विरोधी साझेदारी या फिर पार्टनर बाय एस्टॉपल। कौन होता है ऐसा व्यक्ति जो खुद दिखावा करता है कि वो पार्टनर है परंतु वास्तव में पार्टनर नहीं होता। तो ऐसे साझेदार की लायबिलिटी जो है वो भी अनलिमिटेड, असीमित दायित्व होता है। और अगर इसके विश्वास पर किसी ने कोई उधार दे दिया हमारी कंपनी को तो उस उधार को चुकाने के लिए भी ये बराबर का बाकी साझेदारों के साथ का ही जिम्मेवार होता है। पांचवा पॉइंट हमारा है प्रवेश पाने वाला साझेदार, इनकमिंग पार्टनर। ऐसा साझेदार जो हमारी एक फर्म चल रही है और उसमें वो नया आ रहा है तो उसको इनकमिंग पार्टनर, और फर्म से अगर कोई पार्टनर अलग होके जा रहा है तो उसको जाने वाले साझेदार या आउटगोइंग पार्टनर कहते हैं। 7वां पॉइंट हमारा है सीमित साझेदार या लिमिटेड पार्टनर। तो यहाँ पर दिया गया ऐसा साझेदार जिसकी की लाइबिलिटी, जिसका कि दायित्व उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है, मतलब उसके घर का सामान नहीं बिकेगा, जितना सामान, जितनी पूंजी इसने बिजनेस में लगाई बस उतना ही पैसा इससे लिया जा सकता है, उसे हम सीमित साझेदार बोलते हैं। परंतु क्योंकि ये हानि को सहन नहीं करता इसलिए इसको फर्म के प्रबंध या चलाने में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। जब हम कोई फैसला ले रहे हैं कि भाई ये काम करें या ना करें तब हम उसको मना करते हैं कि भाई आप मत बोलो, क्योंकि अगर कोई हानि होगी तब तो आप सहन नहीं करोगे, लाभ लेते समय आप आ जाते हो, तो इसलिए इसको फर्म को चलाने में कोई बात कहने का अधिकार नहीं होता। अगला हमारा 8वां पॉइंट है गुप्त साझेदार या सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर या गुप्त साझेदार वो होता है जो कि बिजनेस को चलाने के लिए गुप्त रूप से भाग लेता है। सीक्रेटली ये पार्टनर होता है परंतु सामान्य जनता को जानकारी नहीं होती कि ये भी हमारा कोई पार्टनर है,
ठीक है। तो जानकारी एक बारी अगर हो जाती है लोगों को, तो उसके बाद से सभी ऋण या दायित्वों के लिए जो भी हमारा लॉस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगला पॉइंट हमारा है प्रदर्शनीय साझेदार, जिसको हम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति के बारे में अगर हमारी कंपनी ने कोई लिखित में, रिटर्न में या बोल करके कोई ऐसा लोगों को बता दिया कि भाई ये भी हमारी कंपनी का पार्टनर है, चाहे वो है नहीं, ठीक है, हमने ऐसा बोला कि ये पार्टनर है, और उसके बाद में इसको पता भी लग गया कि हम बोल रहे हैं, पर ये बोल हमने इसको मालूम चल गया कि हम बोल रहे हैं भाई ये व्यक्ति पार्टनर है, जबकि वास्तव में वो है नहीं। उसको पता लगने के बाद भी अगर वो लोगों को नहीं बताता कि भाई मैं पार्टनर नहीं हूँ, तब क्या होगा, ये पार्टनर माना जाएगा। क्योंकि अगर इसका नाम लोगों के पास आ गया कि ये पार्टनर है, उसका विश्वास करके अगर किसी व्यक्ति ने हमारी कंपनी को उधार दे दिया क्योंकि उसके विश्वास पर दिया है, तो वो उस कार्य के लिए जिम्मेवार है। अगला पॉइंट हमारा है नाबालिग साझेदार या फिर माइनर पार्टनर। नाबालिग साझेदार या माइनर कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो कि 18 साल से कम आयु का होता है, उसे नाबालिग कहा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता, पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है। परंतु क्योंकि इस कारण से ज़्यादा नहीं बन सकता, क्योंकि कानून ये कहता है इसकी आयु कम है और ये कोई समझौता नहीं कर सकता, इसको अधिकार ही नहीं है साझेदार बनने का। परंतु अगर इसे ज़बरदस्ती साझेदार बनाने की बात की जाए तो इसका दायित्व जो है वो सीमित होगा। मतलब जितनी पूंजी उसने लगाई है केवल उतना ही पैसा उससे ले सकते हैं, उससे ज़्यादा पैसा हानि होने पर नहीं लिया जा सकता। दूसरी बात है, ये केवल लाभ के लिए ही साझेदार होगा, कि लाभ होगा तब हम इससे लेंगे, अगर हानि हो जाएगी तो इसकी निजी संपत्ति को नहीं छेड़ा जाएगा। अगला टॉपिक हमारा आता है साझेदार कौन हो सकता है, हु कैन बी ए पार्टनर। अब मालिक बनने के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, तो अब कौन मालिक हो सकता है? तो पहला इसमें दिया गया जो वयस्क है, ठीक है, जो माइनर नहीं है, मेजर है, जिसकी आयु 18 साल से अधिक की है, वो साझेदार हो सकता है। दूसरा, जो स्वस्थ मस्तिष्क का होता है, मतलब मेंटली साउंड है, जो उसका दिमाग बिल्कुल सही है। तीसरा, जिसका दिवालिया नया ना हुआ हो, इंसॉल्वेंसी के बारे में हमने अकाउंट्स के पहले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद है अगला, जो शत्रु देश का नागरिक ना हो, जो कैदी ना हो और जो अपराधी ना हो, ठीक है। इसके अलावा अन्य भी कुछ एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसमें क्या है, ये व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए शारीरिक रूप से, ईमानदार होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, योग्यता उसमें होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, कौशल मतलब कुशलता, अच्छे तरीके से व्यवसाय को चलाने की योग्यता, उसकी वित्तीय स्थिति अच्छी होनी चाहिए, मतलब धन की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, मालिक बनेगा तो पैसा होगा तभी तो बिज़नेस को देगा, उसके पास अनुभव होना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए बिज़नेस का, और निर्णय शक्ति मतलब निर्णय लेने की क्षमता भी इसमें होनी चाहिए। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है साझेदारी के प्रकार। ध्यान से समझें, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। हम बात करें साझेदारी, साझेदारी मतलब बिजनेस, साझेदार मतलब मालिक, ठीक है। तो साझेदारी के प्रकार की, साझेदारी कितने प्रकार की होती है, बिजनेस कितने प्रकार का होता है, ये तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप डायग्राम बनाकर हमने बताया है, जिसको आप नोट कर लीजिएगा और इन पॉइंट्स को हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है उद्देश्य के अनुसार। डायग्राम उतार लीजिएगा, उन पॉइंट को मैं अब सीधा एक्सप्लेन करता हूँ। उद्देश्य के अनुसार, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द एम, कि भाई ये जो हम साझेदारी बिजनेस शुरू कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला दिया गया ऐच्छिक साझेदारी, ठीक है। तो ऐच्छिक साझेदारी जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल, विल होती है हमारी इच्छा, ऐच्छिक मतलब इच्छा से है। तो अगर हमने ऐसा जो बिजनेस होता है ये सामान्यतः अनिश्चित काल तक चलता रहता है। ऐच्छिक का मतलब जब हम चाहेंगे तब इस बिज़नेस को बंद करेंगे, जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी बंद करने की तब तक नहीं करेंगे। तो अगर हमारी इच्छा नहीं हुई तो ये अनिश्चित काल तक, लंबे समय तक चलता रहता है। और जैसे ही किसी साझेदार की इच्छा हुई कि भाई मैंने इस साझेदारी में अब नहीं रहना, तो क्या करेगा, एक कागज़ पर लिख के नोटिस जो है वो बाकी साझेदारों को देगा कि भाई मैं संस्था को छोड़ करके जा रहा हूँ, और जब वो लिख करके देगा तो साझेदारी समाप्त हो जाती है। दूसरा है विशेष साझेदारी। विशेष साझेदारी का मतलब ये होता है जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसका मतलब है हमने जो साझेदारी बनाई वो एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाई थी, और जैसे ही ये कार्य पूरा होगा साझेदारी समाप्त हो जाती है। तो इस साझेदारी का उद्देश्य क्या था, उस इस साझेदारी का जीवन तब तक चलता रहता है जब तक उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता। मान लो कि हम लोगों ने एक बिज़नेस शुरू किया, साझेदारी शुरू की, और हमने एक उद्देश्य बनाया था कि भाई हम एक हॉस्पिटल बनाएंगे और उसमें गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करेंगे, ठीक
ठीक है। तो हमारा उद्देश्य हो गया हॉस्पिटल बनाना, पर उसके लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए हमने साझेदारी बिजनेस शुरू किया। यहाँ से हम पैसा कमाएंगे और जब हमारा बिजनेस या हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाएगा तो हम इसको बंद कर देंगे। तो ये साझेदारी तब तक चलती रहेगी जब तक कि बिज़नेस बन नहीं जाता, और जैसे ही बिज़नेस हमारा तैयार, हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा, हमारी साझेदारी अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष कार्य के लिए विशेष साझेदारी। अगला है समय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द टाइम। पहला है निश्चितकालीन साझेदारी, फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप। निश्चितकालीन का मतलब है जो निश्चित समय के लिए, निश्चित काल के लिए बनाई गई, इसकी स्थापना निश्चित समय के लिए पूरी की जाती है, और जब ये समय अवधि पूरी हो जाती है ये साझेदारी अपने आप समाप्त हो जाती है। जैसे जब हमने पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया तब हमने बोला भाई 10 साल के लिए हम पार्टनरशिप करेंगे, आज से 10 साल, ठीक है। तो जैसे ही 10 वर्ष पूरे होंगे तो आखिरी साल के मतलब 10वें वर्ष के जो आखिरी दिन होगा अपने आप साझेदारी समाप्त हो जाएगी। अगला है अनिश्चितकालीन साझेदारी, इनडेफिनिट पार्टनरशिप। अनिश्चितकालीन का मतलब है जिसका कि समय निश्चित नहीं होता, ना समय है इसका, ना कोई उद्देश्य होता है। कोई अगर अचानक कोई घटना घटित हो जाती है या फिर कानून ही अगर इस बिज़नेस को समाप्त कर दे तभी ये समाप्त होगा, अन्यथा ये चलता रहता है। अगला है हमारा वैधता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लीगलिटी। वैधता क्या होता है? वैध मतलब कानून की नज़रों में सही होना। तो इसमें पहला आ गया वैध साझेदारी, जिसको हम बोलते हैं लीगल पार्टनरशिप। ऐसी साझेदारी जो अधिनियम या कानून के अनुसार स्थापित की गई और कानून के सारे नियमों का पालन करते हुए हम उसको चला रहे हैं, तो ये लीगल पार्टनरशिप या वैध साझेदारी कहलाएगी। अवैध साझेदारी, इलीगल पार्टनरशिप कौन सी हो गई? जो कि कानून की अवहेलना करती है, कानून को नहीं मानती। जैसे अगर हमारे सदस्यों की संख्या जो बताई गई साझेदारी में उससे कम हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, हमारे बिज़नेस को चलाने का जो उद्देश्य है वो गैर कानूनी हो जाए, गलत तरीके से हम काम करने लगें, सरकार के जो नियम थे वो हमारे बिज़नेस के विपरीत हो गए, या हमारे बिज़नेस का जो मालिक है वो शत्रु देश का नागरिक हो, तो भी हमारी वैध साझेदारी अवैध कहलाएगी। अगला है प्रकृति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द नेचर। तो प्रकृति के अनुसार में आएगी सामान्य साझेदारी, जनरल पार्टनरशिप का मतलब नॉर्मली जो साझेदारी होती है वो सामान्य साझेदारी कहलाती है। ऐसी साझेदारी जो कि इस कानून के द्वारा जो भी विशेषताएं बताई गई हैं उन सभी नियमों का पालन करते हैं, तो वो सामान्य साझेदारी है। अगला है सीमित साझेदारी या लिमिटेड पार्टनरशिप। सीमित साझेदारी का मतलब ये हुआ कि जिस साझेदारी के सभी साझेदारों की जो लाइबिलिटी है, दायित्व है, वो सीमित है। जितने रुपए उन्होंने लगाए हैं उतने रुपए तक साझेदारों की जिम्मेवारी या लाइबिलिटी सीमित है, तो हम उसे सीमित साझेदारी कहेंगे। परंतु सीमित साझेदारी में एक शर्त होती है कि सभी साझेदारों का दायित्व जो है वो सीमित होगा, परंतु एक साझेदार अवश्य इसमें ऐसा होना चाहिए जिसका कि दायित्व असीमित होता है। तो ये सीमित साझेदारी या लिमिटेड पार्टनरशिप जो है इसका चलन हमारे देश में नहीं है, अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि में ये चलती है। अगला हमारा है सीमित दायित्व साझेदारी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये क्या है? साझेदारी और कंपनी के बीच का एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ गुण जो हैं साझेदारी के आते हैं, कुछ गुण कंपनी के आते हैं। 2008 में अधिनियम बनाकर इसको पास किया गया। अगला टॉपिक हमारा है साझेदारी का निर्माण। तो साझेदारी के निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप की साझेदारी बनती कैसे है, तो उसमें जो टॉपिक अगला हम डिस्कस करेंगे वो है साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख क्या होता है, इसका मीनिंग हम अभी समझ लेते हैं। इसमें क्या क्या आता है वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो मीनिंग में समझें कि जिस टाइम पर साझेदारी शुरू होती है, साझेदारी शुरू होने का मतलब क्या हुआ, कुछ व्यक्ति आपस में इकट्ठे हुए और उन्होंने आपस में मिलकर सलाह की कि भाई हम एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। तो हम बोलते हैं कि आप इतना पैसा लगाओ, आप इतना लगाओ, आप इतना लगाओ, आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे। फिर काफ़ी शर्तें तय होती हैं कि भाई कि उधार लेना होगा तो क्या कंपनी, क्या क्या हम मालिकों से उधार ले लेंगे, अगर उधार लेंगे तो कितना ब्याज उनको देंगे, या किस किस मालिक को हम तनख्वाह देंगे, किसको नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें शायद तय होती हैं। किसको लाभ ज़्यादा मिलेगा, किसको लाभ कम मिलेगा, ये सारी बातें हमने आपस में बैठ के तय की। उसके बाद क्योंकि अभी तो हमने आपस में तय कर लिए, बाद में हो सकता है कि कोई मुकर जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, नहीं इतना बोला था अब इतना दे रहे हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि चलो बातें सारी हमारी आपस में तय हो गई, अब हम ऐसा करते हैं कि जो भी शर्तें हमने अभी लिखी, आपस में डिस्कस की हैं, इन सभी शर्तों को एक कागज़ पे लिखते हैं। ठीक है, तो जो भी नियम या बातें हमने तय की वो सभी हमने एक कागज़ पे लिखी, और लिखने के बाद सभी साझेदारों को बोला भाई अपने अपने साइन कर दो।
कि हम सभी को ये शर्तें मंजूर हैं, ठीक है, ताकि बाद में अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो जाए तो हम उन कागज़ को देख करके उस डाउट को क्लियर कर सकें। तो ये जो कागज़ होता है जिसमें सारी शर्तें लिखी जाती हैं और उसके अनुसार फिर सभी सिग्नेचर उस पर, सभी साझेदार उस पर अपने हस्ताक्षर या सिग्नेचर करते हैं, इस कागज़ को हम बोलते हैं साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड।